गांव रामनगर उस सुबह घने कोहरे की चादर में डूबा हुआ था। अमीरों के पक्के घरों की छतों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। अंदर अंगीठियां जल रही थीं, लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर बनी हरीराम की झोपड़ी में ठंड सीधे हड्डियों में उतर रही थी। हरीराम के पास सिर्फ एक पतली सी रजाई थी, जिसे वो, उसकी पत्नी सविता और उनके दोनों बच्चे बारी-बारी से ओढ़ते थे। हरीराम, आप फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं? इतनी ठंड है, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है और एक दाना भी नहीं बचा। क्या करूं सविता, विक्रम सेठ को देर बिल्कुल पसंद नहीं। आज जरा भी देर हुई तो वो मेरी बची खुची मजदूरी भी काट लेगा। उसके होटल की चाय के बिना गांव की सुबह शुरू नहीं होती। तभी रजाई के अंदर से 7 साल की गुड़िया और उसका बड़ा भाई मोनू बाहर निकलते हैं। ठंड और नींद से उनकी आंखें लाल थीं। पापा, रात में बहुत ठंड लगती है, डर लगता है। मेरी रजाई बहुत पतली हो गई है। आज लौटते वक्त नई मोटी रजाई ले आना, प्लीज। और पापा, मेरी टी शर्ट भी फट गई है। अगर रजाई और राशन ले आओ तो मैं स्वेटर नहीं मांगूंगा। हरीराम का गला भराया। वो बच्चों की आंखों में देख नहीं पाया। उसने दर्द को भीतर दबाया और आवाज को मजबूत किया। मेरी गुड़िया रानी, मेरे शेर बेटे मोनू, आज पूरी कोशिश करूंगा। सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा। सबसे पहले तुम्हारी रजाई और गरम खाना। गांव के बीचों बीच महेश सेठ का होटल चाय दरबार सुबह सुबह ही गुलजार हो चुका था। ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। चूल्हों पर खौलती केतलियों से भाप उठ रही थी और चाय की खुशबू पूरे चौक में फैल रही थी। ओए श्यामलाल, अब आया है? घड़ी देखी है कभी? सुबह की पहली चाय का टाइम क्या होता है पता भी है या नहीं? श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था, बोलना मतलब आज की मजदूरी गंवाना। वो चुपचाप चूल्हे के पास खड़ा हो गया। हाथ तेजी से चलने लगे। पत्ती, पानी, दूध, सब सही नाप में। कुछ ही देर में उसकी चाय की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। दिन भर बिना कुछ खाए वो चाय बनाता रहा। शाम को दिल कड़ा कर वो सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पिछली बकाया मजदूरी और आज की पगार अगर दे दें तो बच्चों के लिए खाना लेना है। और सेठ जी, मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता। क्या कहा? काम नहीं करेगा? तेरी औकात है नौकरी छोड़ने की? महेश सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाला। ले, 100 रुपए। आज के लिए इतना ही बहुत है, तेरे जैसे गरीब के लिए। सेठ ने वो नोट जमीन पर फेंक दिया। निकल यहाँ से। आज के बाद मेरी दुकान के पास दिखाई भी मत देना। श्यामलाल की आंखें अपमान से भर आईं। उसने 100 रुपए का नोट उठाया, इसलिए नहीं कि उसे इज्जत मिली थी, बल्कि इसलिए कि उसके घर में भूखे बच्चे इंतजार कर रहे थे। वो बिना पीछे देखे चुपचाप चाय दरबार से बाहर निकल गया। 100 रुपए का वो मुड़ा तुड़ा नोट श्यामलाल की मुट्ठी में था, लेकिन उसका वजन पहाड़ से भी भारी लग रहा था। वो बिना कुछ सोचे सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। ठंड बढ़ती जा रही थी और भूख उससे भी तेज। सब्जी मंडी में हर तरफ आवाजें थीं, लेकिन श्यामलाल के कानों में बस बच्चों की आवाज गूंज रही थी। भैया, आलू और प्याज का क्या भाव चल रहा है? आलू 40 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो। आज सब महंगा है भैया। भैया, ये गोभी 20 रुपए किलो, ले जा, ताजा है। श्यामलाल ने 20 रुपए की गोभी ली। अब हाथ में बचे थे 80 रुपए। उसने रजाई बाजार की तरफ देखा, लेकिन कदम वहीं रुक गए। 80 रुपए में मैं क्या खरीदूं? तभी भीड़ में उसे अपना पुराना दोस्त माधव दिखाई दिया। माधव, अरे श्यामलाल, इतनी ठंड में यहाँ रजाई लेने आया क्या? हाँ भाई, पर बस यही है, मेरी छोटी बेटी रात भर ठंड से कांपती है। ले जा, पैसे बाद में दे देना। दोस्ती है तो निभेगी।
श्यामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रजाई और गोभी लेकर भागता हुआ घर की ओर चल पड़ा। ये थे झोपड़ी में चूल्हे की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। श्यामलाल, कब तक सेठ के यहाँ अपमान सहते रहोगे? मेरे पास चाय के सिवा कुछ नहीं है सविता। तो यही तुम्हारी ताकत है। हम अपना रास्ता बनाएंगे। श्यामलाल खामोशी से आग को देखता रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह कोहरे और ठंड के बीच श्यामलाल एक छोटा सा ठेला धक्का देता हुआ चौक पर पहुंचा। पुराना चूल्हा, 2 कुल्हड़, 1 केतली और सालों का हुनर। आज चाय मेरी होगी। इज्जत भी। ठेले पर हाथ से लिखा बोर्ड लगा, सविता टी स्टॉल। पहला कुल्हड़ बिका, फिर दूसरा, और देखते ही देखते ठेला भीड़ से घिर गया। सेठ की दुकान पर भीड़ कम हो चुकी थी। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान खाली और सामने उसका ठेला भरा। सेठ का चेहरा कठोर हो गया। इज्जत मेहनत से मिलती है, डर से नहीं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है, उसे रास्ते भले मुश्किल मिले, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है।